जब भी हार्ट बीट करता है ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, तो वो एक फोर्स क्रिएट करता है, क्रिएटिंग सम फोर्स। और वो फोर्स बॉडी को वो फोर्स हार्ट को चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो फोर्स नहीं रहेगा हार्ट में तो वो ब्लड सर्कुलेट कर ही नहीं पाएगा। जस्ट लाइक जब भी हम लोग जिम में वेट लिफ्ट करते हैं, कोई भी वेट लिफ्ट करने के लिए हम लोग मसल्स में फोर्स क्रिएट करते हैं कि ताकि वो वेट लिफ्ट हो, वो रेजिस्टेंस लिफ्ट कर सके एक सर्टेन अमाउंट। वैसे ही हार्ट को भी एक फोर्स जनरेट करना होता है एक सर्टेन लिमिट के लिए, कि ताकि वो ब्लड सर्कुलेट कर पाए। तो अगर आप तो हार्ट में भी फोर्स क्रिएट हो रहा है, एंड जब भी वो ब्लड आर्टरीज से क्रॉस करता है तो आर्टरीज के वॉल पे भी एक प्रेशर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल सपोज़ कि अगर आप वाटर पाइप को भी देखेंगे तो आप जितना ज़्यादा आप उसको श्रिंक करके रखेंगे, क्लोज प्रेस करके रखेंगे, तो वो जितना फोर्स के साथ बाहर पानी निकलता है, जैसे ही छोड़ेंगे तो वो स्लो मोशन में पानी बाहर आता है। सेम वे आर्टरीज़ में भी जब भी ब्लड फ्लो होता है तो एक वॉल, आर्टरी वॉल के पास एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है, जिसे हम लोग पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। सो एक साइक्लिक कार्डियक साइक्लिक सॉरी बोलते हैं ना, कार्डियक साइकिल, हाँ कार्डियक साइकिल। सो इस प्रोसेस को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। जब भी हार्ट बीट किया एंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर वो रिलैक्स किया, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट फोर्स क्रिएट करता है और फिर वो ब्लड सर्कुलेट होकर के आर्टरीज में ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होता है। फिर जब भी हार्ट रिलैक्स करता है तो सिर्फ आप देखेंगे कि सिर्फ जो रेजिस्टेंस है, जो फोर्स है, वो सिर्फ आर्टरीज में प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आपके हार्ट में तभी कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस नहीं रहता है, हाँ, क्योंकि वो रिलैक्स फेज में है। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो इसी से ड्राइव होता है हमारा ब्लड प्रेशर में। आप देखेंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। तो जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे आप देख रहे हैं वी गेट टू फोर्सेस। फर्स्ट इज while contracting the heart, that is one force, and the other one is while traveling the blood on the arteries, that is called peripheral resistance। वहाँ पे भी आप देखेंगे, वहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक फोर्स है। ये दोनों फोर्स को ऐड करके के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डेटा हमें मिलता है। ठीक है। एंड force divided by area. What is talking peripheral resistance, मतलब क्या है कि आर्टरीज के बीच का जो डिस्टेंस है, diameter of that artery, that is basically an area, and the force is applied. What is talking, जो ब्लड आपका फ्लो कर रहा है वो, प्लस आपका आर्टरी का जो एक रेजिस्ट करने का जो फ्लो है वो, so these two things are getting combined and it is happening at a particular area. So that is how you derive your pressure. So go ahead. Yeah. So जब भी हार्ट रिलैक्स फेज में गया तो अभी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आपका जो टेंशन क्रिएट है वो सिर्फ आर्टरीज में है। ठीक है। हार्ट रिलैक्स है तो वहाँ पे कोई भी प्रेशर है नहीं, सिर्फ आर्टरीज में। दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक। इसलिए हमेशा डायस्टोलिक सिस्टोलिक नंबर से छोटा होता है। ये पता ना सबको, 120/80 ऊपर वाला जो न्यूमरेटर रहता है वो सिस्टोलिक एंड डिनोमिनेटर डायस्टोलिक। सो वहाँ से हमें डायस्टोलिक प्रेशर मिलता है। So this is the same हाँ picture. You will all get the PPT, but this is exactly how I was talking. कि ये जो distance है, flow कैसे कर रहा है, जहाँ पे heart pump कर रहा है, that time there is a flow from the heart to the arteries. But when the heart is getting filled up, the arteries will not have a direct flow. तो वो टाइम पे सिर्फ जो भी अफेक्ट कर रहा है दैट इज योर पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो वो टाइम पे आर्टरीज का जितना डिस्टेंस है, जितना भी वो वेज़ोडाइलेट हो सकते हैं, इसके बाद जितना भी रेजिस्टेंस मिलता है, दैट इज द रीजन ही सेड दैट डायस्टोलिक नंबर इज ऑलवेज लेसर। सो व्हेनेवर यू मेजर आल्सो, पहला प्रेशर हमेशा आपको तभी आता है जब भी आप स्फिंक्टर एनावेटर में जब भी प्रेशर रिलीज करते हो,
तो वो टाइम पे फर्स्ट साउंड व्हिच यू हियर दैट्स योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड देन एज द साउंड गोज ऑन डिक्रीजिंग देयर इज अ पॉइंट when there is no sound, so that is your diastolic. That is where your body starts, or the blood starts getting the heart starts getting the blood in. Okay. सो अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा इजी वे में अगर बात करें तो सिंपल सी चीज़ है कि हार्ट का एक कार्डियक साइकिल होता है जहाँ पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको एक सर्टेन फोर्स चाहिए होता है, और फिर वो जब ब्लड सप्लाई होता है आर्टरीज में तो वहाँ पे भी फोर्स क्रिएट करता है। तो ये दोनों कंबाइन मिल करके हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देता है, ठीक है। फिर जब वो रिलैक्स होता है तभी सिर्फ पेरिफेरल आर्टरीज में सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है, वो हमें डायस्टोलिक देता है। इतना क्लियर है सबको? ये भी वही चीज़ बोला, व्हेन द हार्ट बीट्स इट पंप्स ब्लड टू द आर्टरीज एंड क्रिएट्स ब्लड प्रेशर इन देम। दिस प्रेशर रिजल्ट्स फ्रॉम टू फोर्सेस। दो फोर्सेस है, एक जो हार्ट में फोर्स क्रिएट हो रहा है, एक जो आर्टरीज में फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दे रहा है। The first force created as a blood pump into the arteries and through the circulatory system. The second is created as the arteries resist the blood flow. Blood pressure rises and falls with each heartbeat. हर हार्टबीट में ब्लड जो फ्लो होता है कभी कम कभी ज़्यादा, तो प्रेशर हर टाइम आपको डिफरेंट मिलने वाला। अगर आप अभी मेज़र करो ब्लड प्रेशर, अगर 120/80 आ रहा है, आप ठीक 2 आवर्स के बाद मेज़र करोगे तो कुछ ना कुछ 2 यूनिट 3 यूनिट आपको ऊपर नीचे दिखाएगा। सो कभी भी एक फिक्स आपको डेटा नहीं मिलेगा। सो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक सेम चीज़ वही समझा रहे हैं ये लोग। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द बॉडी, सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो दैट इज अ सिस्टोलिक फेज, जब भी हार्ट पंप कर रहा है और आर्टरीज में भी ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो दो जगह आपको प्रेशर है, टेंशन क्रिएट हो रहा है, ब्लड प्रेशर दैट इज इन द टॉप हायर नंबर 120, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हेन द हार्ट इज रिलैक्सिंग बिटवीन 2 बीट्स। अभी आप देखेंगे तो हार्ट कैसे बीट करता है, धक धक, फिर स्टॉप होता है, फिर धक धक, 2 बीट होता है। हाँ, यस, हाँ, यस। सो यहाँ पे 2 बीट्स, डायस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज is diastolic blood pressure, that is bottom lower number 80s, mainly contribute by the peripheral resistance in the arteries. So arteries पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो टेंशन क्रिएट है, उसको ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। Now any idea of the very first slide where we have seen that 57% of the deaths are happening because of this in terms of cardiovascular diseases or heart strokes. So looking at this entire presentation, जितना भी अभी उन्होंने explain किया, what do you think? Why is it happening? What is that happening on your these particular cases? जिसके वजह से ये issue हो सकता है. And why we have to study hypertension? Because it is all about pressure, and it is happening in the artery. There are 2 things, 2 vessels या फिर 2 pipeline है body में. One is artery, one is vein. Okay, veins are, they usually carry a deoxygenated blood from the bottom half of the body towards the top half, and arteries are basically carrying the oxygenated blood. Now when are vessels of the body, imagine your heart being a house. So if there is an issue of water clogging or plumbing issue in your house, what's going to happen? Either the pipe will get burst, or there will be a sudden influx of water. So same thing, जैसे आपका blood pressure rise हो रहा है, that's a sudden influx of your water, and if it bursts out, that means the house is also again going to get affected. So your heart is going to get affected. Now these arteries are not only in your kitchen, they are in your toilet, they are in your bathroom, and else everywhere. जितने आपके house में functions है पानी से related, वहाँ पे सब जगह पे है. Now imagine your heart also has these arteries, your vital organs also has these arteries,
Now, if anything is happening to those particular areas, they are going to get damaged. And that is one of the reasons hypernutrition needs to be studied. So if you know about this thing, it will be much easier for you to counsel your clients as well that what complication it can cause in the near future. If we don't have right now, and as you said, it's a silent killer. Most of the population will see in the next slide as well further. काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं रहता because there is no down, like there is no symptom which is giving them a slight hint also. You can be having a blood pressure which is 160 by 100 and you will be walking absolutely normal. You may not experience any particular symptom, and that is one of the reasons this needs to be studied. Okay. So, as Tushar sir said, there is no any symptoms. So, अगर आपके क्लाइंट जो 40s या फिर 30s में या फिर यंग एज में भी है, उनसे एटलीस्ट एवरी 6 मंथ जो यंग एज में है यानी 20s to 40s, उनसे एटलीस्ट 6 मंथ में ब्लड प्रेशर 3 मंथ्स में या 6 मंथ में आप ज़रूर चेक करने बोलो बार बार, क्योंकि इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं है स्पेसिफिक कि आपको डिजीनेस आएगा, ये स्पिनिंग होएगा हेड या फिर हेडेक होएगा. ये हमेशा आपको कभी कुछ ऐसा डॉक्टर के पास चेक कराने जाओगे, कभी डिजीज़ कुछ भी अगर बीमारी को लेकर के आपका जब भी ऐसे प्रोटोकॉल वो ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो हमेशा कुछ ना कुछ Exactly. हाँ बताएगा. तो बुखार है, वो एक्सीडेंटली, check हाँ आप करने एक्सीडेंटली आपको पता चलेगा. आप जब भी इलाज कराने गए किसी भी चीज़ को लेकर के, आपका जैसे ब्लड प्रेशर वहाँ पे वो पहले एज ए प्रोटोकॉल चेक करेगा, रेज रहेगा. अभी वो कितना टाइम से रेज है, कब से रेज है, यू डोंट नो. सो कभी भी अब कब से रेज, अगर सपोज कि बहुत टाइम से रेज है तो आपका जितने भी ऑर्गेन्स है, उस वाइटल ऑर्गेन्स, उसको भी डैमेज कर सकता है. आगे हम लोग देखेंगे कि वो कैसे कैसे किस पर कितना डैमेज करता है. I would want somebody to read this slide. दिख रहा है. कोई भी एक बंदा है जो इसको रीड करो एंड अंडरस्टैंड करो कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे. सो देयर आर 2 numbers, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. Which number is more important? What do you think? Both और सिंगल डायस्टोलिक ज़्यादा important है या सिस्टोलिक ज़्यादा है? What? Both are equally important, but there is an age factor. Okay. What is the age factor there? And why it is that particular age only? So 3 years, the higher number of the systolic blood pressure becomes more important, and below is systolic. Okay. Why there is that particular? किसी को कोई चीज़ गैस हो रही है कि अंडर 50 क्यू सिस्टोलिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पोस्ट 50 क्यू है डायस्टोलिक. अभी ऐसे जिया ने बताया डायस्टोलिक में क्या होता है मेजरली. देयर इज़ नो force applied from the heart. There is only blood which is flowing through the arteries, but will only have a peripheral resistance as a obstruction. मतलब अगर मेरा आर्टरी छोटा है तो मेरा ब्लड फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट होगा. बट कंपेयर टू सिस्टोलिक, it's about your heart function. So if your heart is producing less force when you are very young, we term like age 50 या उसके पहले वी आर क्वाइट यंग एंड हेल्दी. सो उसके पहले अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, दैट मीन्स द हार्ट इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल. अंडरस्टूड? सो दैट इज़ द रीज़न देयर इज़ अ एज डिनोमिनेटर विच सेज 50 के पहले है तो इट हैज़ टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न. बट डायस्टोलिक बीइंग हायर मीन्स व्हाट? देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस. मतलब क्या? आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन होना. So it could be anything that is plaquing your arteries, draining. आपका जो ड्रेन पाइप है उसमें अगर क्लॉग हो गया तो आपका ब्लड फ्लो अफेक्ट करेगा. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न डायस्टोलिक इज़ इम्पॉर्टेंट आफ्टर द एज ऑफ 50, बिकॉज वी यूजुअली से दैट वी आर अबाउट एजिंग दैट पर्टिकुलर एज जहाँ से एक ओल्ड एज वगैरह चालू हो जाता है. ओके, राइट. How to measure blood pressure? मेजरमेंट बाद में लास्ट में ले लेंगे. जस्ट बी अवेयर दैट देर आर 2 ways वेयर वी कैन मेजर. अभी इसमें दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर कौन सा ज़्यादा प्रिफरेबल है? मैनुअल और डिजिटल? एनी रीज़न? मैनुअल ऑटोमेटिक वाला वो इजी है. ईजी है. ओके.
ना ऑटोमेटिक में क्या हो सकता है. So these are the reasons why the manual one is better compared to the automatic. So you can maybe just make them go through. दोनों जो ब्लड प्रेशर मशीन है उसके प्रोज एंड कॉन्स है. तो अगर आप डिजिटल की बात करेंगे तो उसमें कभी कभी डेटा फ्लक्चुएट होता है बिकॉज ऑफ द अगर बैटरी इशू है या फिर कोई अच्छे ब्रांड का आपने नहीं लिया तो भी वो डेटा फ्लक्चुएट करेगा. एंड देन कैलकुलेट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड वाइब्रेशन भी समटाइम उसमें आने लगता है. बहुत सारे टोन एंड प्रोन्स का अगर बात करेंगे तो ईज़ ऑफ यूज़, ईजी करने में आसानी है, गुड फॉर स्क्रीनिंग, ये सारे इसके ईजी है. बट इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रेन. यस. So the basic difference between manual and automatic is something where the only problem with manual is your accuracy. There could be only a problem where human error can be there. मतलब अगर आपने सही से आपका जो स्पिग्मोमैनोमीटर का जो नीडल रहता है जहाँ से आप प्रेशर रिलीज करते हो, you pump it and then you release it. So if that releasing work will not happen properly, आबान मुँह धो के आ जाओ. Go and wash your face. Go. सो जो आप नीडल से प्रेशर रिलीज करोगे वो अगर सही से नहीं हो रहा है, फास्ट हो गया, तो यू माइट मिस द बिट. तो आपको शायद से सिस्टोलिक और आपका डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो शायद सही नहीं सुनाई देगा. बट इट्स मोस्ट एक्यूरेट बिकॉज इट इज़ मिनिमलिस्टिक. देयर इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ इन्वॉल्व. ज़्यादा वेरिएशंस नहीं दिखाएगा बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू मेजर. इट इज़ मेजर अगेंस्ट द मर्क्यूरी विच बेसिकली राइजेस टू अ लेवल and then you drop it from there. So it's very easy to operate but difficult to master. You need multiple turns or maybe you need that practice to get into it. But once you understand, it's much easier compared to this. But this generally gets the easiness or maybe a convenience. So that is one of the reason we have that particular thing. Okay. Rest everything is noted over there. So one more thing, अगर आपके पास डिजिटल है तो आप देखो कि अगर बार बार रीडिंग ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको देख करके कंफर्म मत कर लो कि शायद मेरा इतना ही होगा. आप एक बार अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाओ और खुद चेक करो अपना ब्लड प्रेशर और वो मशीन से भी काउंटर करके देखो कि शायद से मेरा गलत है, मशीन काम कर रहा है या सही काम कर रहा है. तो ऐसा भी हम लोग चेक कर सकते हैं. तो अगर आपके पास डिजिटल है तो आप ये प्रोसेस भी फॉलो करके अपने मशीन को कंफर्म कर सकते हो कि मेरा सही से काम कर रहा है कि नहीं. क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन. सो ये स्टेजेस है. क्लासिफिकेशन किया गया है उसके नंबर के अकॉर्डिंग कि आपका कितना ब्लड प्रेशर कितना से कितना तक रहेगा तो वो एलिवेटेड, स्टेज 1, स्टेज 2 या फिर एकदम हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जाएगा. सो अगर नॉर्मल की बात करें तो हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना, अगर 120/80 है तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो एलिवेटेड में है वो. मतलब जस्ट फॉर कंसर्न के आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि आपको डाइट में या फिर वर्कआउट में या फिर आप लाइफ सेडेंटरी लाइफ तो नहीं जी रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि प्रिकॉशन रखना चालू कर दोगे. ये आपका हाई नहीं बोल सकते लेकिन आप इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हो कि 120/80 आ रहा है तो आप सेटिस्फाई हो. बिलो 120/80 इज़ परफेक्ट. हाँ, तो 120/80 के अगर बिलो है तो वो आप थोड़ा रख सकते हो कि चलो ठीक है, अच्छा है. लेकिन 120/80 अगर जा रहा है तो आप थोड़ा सा फोकस रहो, आप मेजरमेंट चालू करो. हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद देखो कि कहीं 120/80 से एबव तो नहीं जा रहा ना, क्योंकि वो वहाँ से स्टार्ट होता है वो प्रॉब्लम. मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस के अभी आप बॉर्डर लाइन पे हो. You can say this is also borderline 130 to 139. Sorry, हाँ ये हाँ 130 to 139 and 80 to 89 ये हाइपरटेंशन स्टेज 1 में है. मतलब यहाँ पे कोई भी डॉक्टर या फिर आप एज ए ट्रेनर नहीं बोल सकते हो कि आप मेडिसिन चालू कर दो. हालांकि आपको डॉक्टर से के थ्रू ही जाना है, आप भी अपने खुद से भी कुछ भी राय नहीं दे सकते उनको. ये सब जितने भी
क्रोनिक डिजीज़ के बारे में आप पढ़ोगे स्पेशल पॉपुलेशन में या फिर यहाँ पे हो रहा है, आप कुछ भी उनको सजेस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली बिना डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में। आपको सिर्फ अवेयर रहना कि हमें ये चीज़ें होता है, और आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो 130 to 139 अगर है आपका और ये 80 भी है तो भी आप स्टेज 1 में कंसिडर किए जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। सपोज के अगर किसी का ब्लड प्रेशर चेक किया और उसका सिस्टोलिक 130 आया, लेकिन उसका जो डायस्टोलिक है वो 80 रहना चाहिए नॉर्मल, अगर 80 ही रहा तो भी हम उसको कंसिडर करें कि वो स्टेज 1 में है। अगर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 रहा, ठीक है, 120 या 120 से नीचे रहा, लेकिन डायस्टोलिक अगर 89 रहा या 90 तक आ रहा है, तो भी हम लोग उसको ये नहीं बोलेंगे कि नॉर्मल है। तो दोनों नंबर आपका इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, बोथ नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। समझ में आ रहा है ना? Let's suppose there is number 110 by 90, where it will be ideally 110 by 90 है तो कहाँ आएगा और किधर, कौन से कैटेगरी में आएगा? पक्का? क्यों? What is stage 1? Stage 1 is 130 to 139 and 80 to 89. So ideally where it will come? Stage 2. Because it is 110 by 90. Whatever it is, but where it will ideally come? तो आप अगर स्लाइड में देख रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो 90 और हायर। I am saying 110 by 90. Now there could be a problem. Why? Because why 110 will be there on the systolic and 90 can be there on the diastolic? Again I said, the person might be very good in terms of aerobic activities, but might not be good in terms of eating habits. So if the eating habits are bad, the diastolic will get suffer. So that is one of the reason you have to check both. अगर आप पहले के दो कैटेगरीज देखोगे तो there is a and बाकी के नीचे कैटेगरीज देखोगे तो और and और है. Now why this is like that? Because if it is normal, both has to be normal. 120 and 80 below, उसके नीचे रहेगा तो normal है. The next category is elevated, 120 to 129 or still below 80. It is not 80 also, still it is below 80. So then it is elevated. But when I am saying 110 by 90, that straight away goes into stage 2, not 1, stage 2. So it's important to understand because you might get the reading over here as well. When you check for your clients before वर्कआउट वगैरह चालू करने के पहले अगर आप मेजरमेंट कर लोगे, अगर आपको पता चलता है तो यू विल थिंक कि 120 बाई 80 है तो 90 भी नॉर्मली होना चाहिए. 110 तो दिख रहा है तो 90 के लिए इतना क्यों बॉदरसम? बट देन यू हैव टू बी लिटिल मोर अवेयर दैट द सेकेंड नंबर इज हायर. देयर कुड बी एनीथिंग पॉसिबल इन द आर्टरीज एंड एवरीथिंग. सो यू हैव टू मेक देम इवन मोर अंडरस्टैंडेबल कि बॉस, एंड इट्स नॉट कि एक ही रीडिंग में चीज़ें होती है. You have to take multiple readings, 2 or 3 readings. If it comes the same, then you can come to a conclusion. Still, as he said, we are not allowed to advise any medication. We are not allowed to give any kind of a dietary modification unless and until we have a nutrition certification which holds a value for maybe clinical diseases or anything. So ये दो चीज़ें नहीं है तो we are not allowed to do anything. Okay? हम लोग उनको ये बोल सकते कि आप एक बार अपने फैमिली डॉक्टर या फिर जो स्पेशलिस्ट है उनसे जा कर के बात करो, जस्ट फॉर अवेयरनेस. हम लोग इस पढ़ने का मकसद ये है स्पेशल पॉपुलेशन के आप भी अवेयर रहो और अपने क्लाइंट को भी टाइम टू टाइम अवेयर करते रहिए. सो टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो एसेंशियल एंड प्राइमरी हाइपरटेंशन, एंड सेकंड इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो एसेंशियल एंड प्राइमरी हाइपरटेंशन, सी मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हाइपरटेंशन का केसेस होता है इसका कोई भी डायरेक्टली को रिलेटेड नहीं है आपका जो भी कॉजेज़ है. लाइक बहुत ओबीज है
या फिर लाइफस्टाइल उसका अच्छा नहीं है, ठीक है, स्मोकिंग करता है या कुछ भी कर रहा है, उसका डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं है हाइपरटेंशन से। आप रिलेट कर सकते हो कि शायद ये आप कर रहे हो तो मे बी हो सकता है आपको, लेकिन ऐसा कोई पिन पॉइंट कॉजेज नहीं है कि इसके वजह से ही हो रहा है, ठीक है, ये कोई भी नहीं कर सकता है। तो अगर यहाँ पे एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करें तो ये 95 टू, यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रहा है, लेकिन 95%, 90 to 95% हम लोग को पता नहीं चलता है कि ये हुआ क्या है, मेन कॉज क्या है प्राइमरी हाइपरटेंशन का, ठीक है। आप अचानक से गए डॉक्टर के पास अपना डिजीज़ कुछ भी दिखाने, वहाँ पे चेक हुआ तो आपका 140/90 दिखा रहा है, 140/80 दिखा रहा है, और आप अगर सवाल कर रहे हो उससे कि सर मुझे ऐसा, मतलब क्या, मैं तो अच्छा से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, डाइट भी अच्छा से, फिर भी ये कैसा हो रहा है, तो माइट बी इट विल बी जेनेटिक्स, जीन्स के थ्रू भी हो सकता है, आपके फैमिली हिस्ट्री में है, या फिर आपको कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा पिन पॉइंट रीज़न नहीं है जिसके वजह से इसको प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन में कंसिडर किया गया है। ये हमें पता ही नहीं होता कि क्या रीज़न हो सकता है। And it is almost 90 to 95% of हाँ. the people who suffer from. हाँ, Yes. Imagine only 5% is there in the secondary. I will explain the secondary as well. सेकेंडरी हाइपरटेंशन अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देखें रेयर फॉर्म्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय अनदर मेडिकल कंडीशन और ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे रीज़न आता है कि क्या रीज़न है जिसके वजह से इनका ब्लड प्रेशर हाई दिखा रहा है, शूट हो रहा है बार बार। तो किडनी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जहाँ पे आपके रेनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, मतलब आपके जो एज आई सेड और तुषार सर सेड के हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ पे भी आर्टरीज होते हैं। तो वहाँ पे ये जो टर्म है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, वहाँ पे जो आर्टरीज है उसके जो वाल्व है, वाल्व नहीं, जो वो आर्टरीज है वो श्रिंक हो जाता है, जिसके वजह से आपका प्रॉब्लम चालू होना शुरू हो जाता है। ये एक मेडिकल कंडीशन है। एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर्स, इसके वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर शूट हो सकता है। थायराइड डिजीज़, मोस्टली हाइपर थायराइड जो होता है जिसमें आपका वेट लूज ड्रास्टिकली होता है, तो वहाँ पे बॉडी में जो ग्लैंड के जो हमारे हार्मोनल इशू की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करने लगता है। वो थायराइड का थोड़ा चैप्टर है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। Hyperthyroid, basically everything will be hyper. Yes. There will be a child who is running around the house everywhere. छोटा बच्चा जैसा है, is hyperactive. Same thing, hyperthyroidism, everything will be hyper. Your heart rate, your blood pressure, your all the other working functions of the body, they will be always hyper. So that is one of the reasons that causes hypertension. And these are the reasons where we consider secondary hypertension. नीचे वाला एकदम important और काफी funny है. Correction of White aorta. coat. नहीं, उसके नीचे वाला white coat hypertension. हाँ. Yes. Any idea what is this means? White coat hypertension मतलब क्या है? डॉक्टर के पास जाना है ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, तो दैट स्ट्रेस itself causes the blood pressure to go higher. Why? Because every emotion which we go through, may it be an exam, may it be anything, that always stresses up the heart first. So whenever the heart is getting under stress, it is going to increase your systolic blood pressure. So that is the reason it is written white coat hypertension. इसलिए डॉक्टर्स भी जब भी आप जाते हो तभी आपको बोलेंगे कि अगर आपके फैमिली डॉक्टर्स है, यू विल बी मच मोर फेमिलियर विद देम, तो उनके पास जाओगे, लाइकलीहुड दैट योर रीडिंग विल कम नॉर्मल. बट इफ यू गो टू समबडी हु इज रैंडम, देयर आर चांसेस दैट योर हार्ट ब्लड प्रेशर विल कम हायर, बट स्टिल you have to make sure that you are doing with somebody who is familiar. Okay. So there are three types of hypertension: primary, secondary and white coat hypertension. Clear है? Now This as is we have hypertension. learned everything about hypertension, कितना लो रहना चाहिए जो ब्लड प्रेशर अच्छा है आपके बॉडी के लिए? What is the rate? 120/80 and below is something which you have learned. Now what is the lowest reading which reading. we can come across which is completely normal for the body? उससे भी लो जाएगा तो चलेगा क्या?
That's what I'm saying, because the topic is hypotension. So how low it can go where it is completely normal for your body? Any number you have heard of? Okay. But some people can have lower than that as well. It is absolutely normal. Only and only when these people have any kind of symptoms, that is the time, any symptoms, that is the time we consider it to be a hypotension. So we will explain it. So there is a no such a number of hypertension. If somebody feels any of these any of these symptoms के नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग, ब्लरी विजन हो रहा है, तो ही हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर लो हो रहा है इनका. अदरवाइज अगर किसी का 110/70 भी है, 100/75 है, 70 है, तो भी कुछ भी अगर कुछ उसको ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा है, वो अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है, जॉब कर रहा है, अपने जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अच्छे से काम कर रहा है, तो इट्स फाइन. So nausea, fainting, lack of concentration, blur vision, cold, rapid shallow breathing, ये सारे सिम्टम्स है आपके हाइपोटेंशन के. लेकिन ये सारे सिम्टम्स है तभी आप उसको कंसिडर करेंगे कि उसको ब्लड प्रेशर लो है. अदरवाइज अगर उसका नंबर भी कम है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का, तो भी आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे. Now there is one difference which I want to point out. Likewise, there is a hyperglycemia and hypoglycemia. So there is a huge difference between these two. They both are different. One is connected to your blood sugar, one is connected to your blood pressure. So you might feel the similar symptoms in your hypoglycemia as well. But hypoglycemic situations long last a little bit more compared to your hypotension or your hypertension. So इसके इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे. बट इफ देर इज अ हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड that will last a little longer. Until and unless you don't provide that much amount of sugar, it will not react normally. So that's the only difference, because sometimes we get confused between these two things. हम लोग को लगता है कि because there is something which is also called as a orthostatic hypotension. मतलब क्या, पोजिशनल बेसिस. आप lying down position में से suddenly खड़े हो गए, या फिर when you are doing squat goes down and suddenly comes up and your vision gets blurry. That is something called as a orthostatic hypotension. Means what? कि positional basis your blood pressure suddenly drops, but that's not hypoglycemia. So be aware of it. Suddenly जाके sugar देने मत जाना, because that's a very minute, will not even last for 10 seconds. So that is normal to happen. Some people may experience it, but if it is happening again and again, then you need to make them aware of this particular phenomenon as well, and you can make them understand. Hypotension ideally doesn't have any particular hypotension, orthostatic hypotension. It doesn't have any kind of underlying, as he said, there are symptoms, but to this particular condition, there are no symptoms as such. So, same thing, if there is a person whose lifestyle is sedentary, not active lifestyle, but blood pressure, basically what he was just saying, glucose low है, 70 by ब्लड प्रेशर 70/110 भी है, अगर तब तक वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट देयर इज वन थिंग, मतलब इट डिपेंड ऑन द पर्सन, ही इज एक्टिव और ही इज इनएक्टिव. मतलब हिज लाइफस्टाइल, हाउ हिज लाइफस्टाइल इज, सेडेंटरी है कि that is one of, नहीं है. क्योंकि अगर वो ब्लड प्रेशर लो आ रहा है बट लो है नहीं, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है. Suddenly अगर वो एक्टिविटी करे, उसका ब्लड प्रेशर लो है, तो we will understand. Yeah, that's what I'm. Come to a conclusion. Exactly. But hypotension usually is not correlated even with this. Even if you are sedentary lifestyle, it is not because of that it can happen. Yes, prolonged bed rest है, you will see the
causes and everything in the इसके आगे वाले slides में, but this is the difference between these two: orthostatic hypotension, hypoglycemia, and normal hypotension. So this can easily happen to pregnant ladies or somebody who is walking out heart healthy, nothing, no problem, nothing. But this can happen. But if it is happening once in a while, let's suppose once in 3 months or once in 6 months, that's completely fine. But if it is happening in the period of 1 month, 3 to 4 times it is happening, giddiness, blurry vision हो रहा है, then it is a matter of concern. Okay. So, as you Prolonged said, rest. I think prolonged bed rest. Yes. If you are a inactive individual, then that can cause. So these are the causes of hypertension: prolonged bed rest, pregnancy, decreasing blood volume, and sometime deficiency of nutrition, vitamin B12, and Vitamin B12 और folic acid. folic acid, B12 and folic acid. D3 से इससे इतना कुछ नहीं. So, and one more thing which is very important, Hypo. जो हाइपरटेंशन पीपल है उनको अगर बीटा ब्लॉकर, जो हम लोग आगे Yes. स्टडी करेंगे मेडिसिन के बारे में, तो जब उनका बीटा ब्लॉकर चल रहा है तो उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, आपके हार्ट रेट ड्रॉप होते हैं, ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होता है. यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है बीटा ब्लॉकर्स हाँ, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स फॉर हाँ अदर ड्रग्स. फिर हीट प्रॉब्लम, क्या हार्ट प्रॉब्लम अमॉन्ग द हार्ट कंडीशन दैट कैन लीड टू लो ब्लड प्रेशर आर एन abnormally low heart rate. So अगर basically- ब्रैडीकार्डियल हाँ, bradycardia is again a condition where your tachycardia and bradycardia, sudden shoot up of your heart rate, sudden drop of your heart rate. rate. So these are the two conditions again related to your hypotension only. And as I said, like beta blockers. So when you are treating, not you guys, but when the medical professional is treating a hypertension, there are 5 ways to treat it. There could be a medication on diuretics. अभी diuretics का blood pressure से क्या लेना देना है? Because diuretic usually does what? It lowers down the volume of your blood. The moment it lowers down the volume of your blood, the blood pressure will be a little normal. So that is the reason the medical professional will suggest diuretics. Then the beta blockers are something which basically again does the same work, slows down your arterial pressures and everything. Then there is something called as a ARB, ACE inhibitors, angiotensin catalyzing receptor inhibitors and all those stuff. So they basically do that only कि आपका जो vasoconstriction होता है, arteries का vasoconstriction मतलब क्या? Vasodilation सुना रहेगा. We usually take L-arginine pre-workout, सारी नसें वगैरह दिखाने के लिए, forearms पे, यहाँ वहाँ पे सारी चीज़ें. So that's something called as a vasodilation. मतलब क्या? Arteries का हमारा जो size है वो बढ़ जाता है. To opposite to that, there is something called as a vasoconstriction, the shrinkage of arteries. Now what it does is basically through all these things, when there is a vasoconstriction happening, naturally your blood pressure will go up. So all this medication will have underlying effect of increasing your flow properly. So आपका जितना भी flow सही से होगा, आपका blood pressure नीचे आएगा. But beta blocker is one of the medicine which lowers down your heart rate along with your blood pressure. So when it lower down your heart rate, you might feel that the person has come to you and you're making him run on the treadmill at the same speed where he used to run earlier. But now his heart rate is not going to that level, even if he is running at the same speed. So आप क्या करोगे? आप suddenly उसका speed बढ़ा दोगे, तो वो नहीं करना है. That's an underlying, not side effect I would say, but that's the effect of your this particular medicine. So that can also cause you a hypertension. Okay. I think there are few more problems or causes: endocrine problems, severe infection, allergic reaction. Then there are certain drugs which are there. Can I add something about Yeah, the beta blocker since I Yeah, please, please. So somebody who has tachycardia, normally the doctors recommend about 10 mg of dosage for the
heart rate to go down. It's also given to people who have anxiety Yes. and Antidepressant. they might not have blood pressure. So the reason only 10 mg is given is because you need a lot more to lower the blood pressure. So when taken in less dosage, the beta blocker only works on lowering the heart rate, and that effect will also last about 8-9 hours. It doesn't last more than that. So just the basic dosage of 10 mg does the work for somebody who has tachycardia. Could be various reasons, could be anxiety, could be just like that. कभी-कभी वो stress, white coat hypertension जब होता है, Exactly. तो तभी किसी का blood pressure नहीं बढ़ेगा, सिर्फ heart rate बढ़ेगा, depends. So in such cases, this is the minimum dose. This is a little bit I know which I shared, but yeah. कोई कॉन्सर्ट्स में वगैरह गए, दिलजीत दोसांझ, ये सब के इतना सारा ऑडियंस है वहाँ पे, उनकी फटी पड़ी रहती है कि कोई कहाँ से कुछ फेंक देगा, कुछ करेगा. So as ma'am said, anxiety, they also have a anxiety, so they also take this beta blockers to lower down their anxiety levels so that they can perform better. Correct. Okay. Only a minimal dosage is taken so that it lowers. Somebody who has blood pressure and tachycardia, of course, then the dosage changes. For somebody who doesn't have blood pressure problems but just has tachycardia, in that case, about a 10 mg dosage works for you, and it keeps your anxiety also in check. So yeah. So these are some facts about the hypertension. So Cause of primary hypertension is unknown in a 90 to 95% of cases. As I said earlier, first प्राइमरी केसेस में जो होता है वो 90 to 95% आपको पता नहीं होता है कि क्या रीज़न हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. हाँ, जेनेटिक्स, योर लाइफस्टाइल, हाँ, your environment as well, बट anything. आप डायरेक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते हो कि यही रीज़न है जिसकी वजह से आपका हाइपरटेंशन हुआ. 52% of people with hypertension are not taking medication. You can say लापरवाही कि अगर थोड़ा भी बढ़ा है 120, 125, 130 तो ठीक है. अभी हम लोग लाइफस्टाइल बेटर करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्राई करेंगे जो भी हमारे लाइफ में चल रहा है बैड थिंग्स उसको सही ट्रैक पे लाने का कोशिश करेंगे. लेकिन अगर 140, 145 जा रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके एक मेडिकेशन थेरेपी चालू करना है. आपको टाइम टू टाइम मेडिकेशन लेना है, फिर आपको टेस्ट भी करना है हर मंथ या फिर 2 वीक्स में कि कहीं इससे तो ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है ना. दैट इज़ कॉल्ड मेडिकेशन थेरेपी. तो वो भी लोग इसमें बहुत मिस करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ धीरे धीरे और बढ़ते आता है. उनका सर्टेन जो डोज होना चाहिए जिस लेवल पे है, जैसे 140/90 है, तो जितना डोजेज होना चाहिए वो सफिशिएंट डोज नहीं ले रहे होते. और कभी ऐसा टेस्ट भी कराते नहीं कि शायद से मेरा अभी बढ़ा हुआ तो शायद डोजेज बढ़ेगा, तो उसके वजह से भी हाइपरटेंशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं 52%. Basically what he's trying to say is we Indians have चलता है वाला एटीट्यूड कि ठीक है चल रहा है, 1 हफ्ता ले लिया ना, 2 हफ्ता ले लिया ना, बिकॉज फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग विच वी हैव गॉन टू अ डॉक्टर इज हैविंग अ फीवर. 3 दिन का डोज है, एट द मोस्ट 5 दिन का डोज है. ये इतना बड़ा क्या है कि इसके लिए इतना मेरे को 6 महीना देखना है, 3 महीना देखना है. और वाई डू आई हैव टू अगेन एंड अगेन गो टू द डॉक्टर? बिकॉज वी हैव दैट साइकोलॉजी टूवर्ड्स डॉक्टर्स एज वेल, that they are there to make money. This is the first ideology which we have towards doctors, lawyers and any other profession, which we feel that they are just here to suck up your money. That is one of the reason what we do is, ठीक है 3 महीने बाद क्यों जाना है, हो रहा है ना, मेरे को कोई फीलिंग नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, but that dosage might not even working on your body. Let's suppose if you are having 140/90 as you said, any particular medication, if you are having Metexcel, you are having Telma, you are having, or Lisoprene or something like that, if you are having any of this, it doesn't guarantee you कि आपका blood pressure कम ही हो रहा है, वो बढ़ रहा भी होगा, but because it is not having any kind of a symptom, that's why there is a next slide. 21% receive inadequate medical therapy to lower their elevated blood pressure. Means what? This is happening because of their own habit of not going to the doctors, and along with that there could be any other particular reason as well कि एक
बोलते हैं ना एक आलसीपना रहेगा कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है वैसे. So that could be one of the reason. Their heart rate can be a little higher and blood pressure also can be higher, but they will not know. So वो लोग वही गोली ले रहेंगे पूरे साल भर. और यहाँ पे दूसरी चीज़ भी आती है. Let's suppose if they are taking any particular dosage, but that has to lower down, no? It can't be the same dosage for the rest of your life. When you are having right exercise routine, when you are eating properly, that has to go down. It should not stay same. So that is another reason. Yes. तो वो शायद ऊपर भी जा सकता है, शायद नीचे भी आ सकता है. But you have to go and evaluate and lower down your dosage to the bare minimum. Once you go below 120/80, there is no particular reason to take the medication further. But without knowing, still if you are taking the medication, it's not going to be helpful. उनके मन में एक फेयर भी रहता है कि अगर मैं गया तो फिर वापस से ज़्यादा शो कर रहा होगा डेटा, तो फिर मैं डर जाऊंगी या डर जाऊंगा. मैं अपने खुद एक क्लाइंट को हमेशा, उनका हाइपरटेंसिव क्लाइंट है, तो हमेशा उनका डेटा ज़्यादा बता रहा होता है. मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप एक बार हम 2 दिन में 3 दिन पे चेक करते रहो, देखते रहो. वो हमेशा नेगलेक्ट करते हैं. कभी कभी मैं यहाँ पे करता हूँ, लेकिन वो ऐसा नेगलेक्ट करते हैं जैसे वो डर रही है. मैं उनको बोलता हूँ कि आप डर क्यों रहो, जब भी आपका डोजेज चल रहा होगा तो फिर शायद कम भी करे वो, अगर ज़्यादा चल रहा हो तो. उनको हमेशा पॉजिटिव थिंग भी बताने का क्लाइंट को कि अगर ज़्यादा चल रहा हो तो सपोज़ मान लिया 50 mg दे रहे हो और आपका अभी अच्छा एक्टिविटी कर रहे हो यहाँ पे और डाइट भी अच्छा है, तो और आपका ब्लड प्रेशर जो था पहले लेवल वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, तो अभी डोजेज भी तो चेंज करना है ना, इसको ड्रॉप करना है, कम करना है. तो अगर आप नहीं बराबर जा करके वहाँ पे टेस्ट कराओगे तो फिर कैसे पता चलेगा. ये चीज़ उनको बोलना भी है क्लाइंट को पॉजिटिव. एंड एज आई सेड साइलेंट किलर बिकॉज ऑफ नो सिम्टम्स, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है कि क्या रीज़न हो सकता है. हाइपरटेंशन अफेक्ट्स योर होल बॉडी. सो एज आई सेड एवरी वाइटल ऑर्गन्स हैज़ आर्टरीज. सो जब भी हाइपरटेंसिव क्लाइंट है, अगर वो नेगलेक्ट कर रहे, बराबर टेस्ट वगैरह नहीं कर रहे, तो उनके जितने भी ऑर्गन्स में आर्टरीज है उसको डैमेज करना चालू कर देते हैं धीरे धीरे करके के. वो इस लेवल तक जाते हैं कि फिर उन स्ट्रोक भी आ सकता है. अभी ब्रेन में जो भी आर्टरीज है वहाँ पे अगर वो डैमेज कर रहा है सेल्स, तो क्या होता है कि फैट जो होता है वो स्टोर होना एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, एथेरोसिस जिसको बोलते हैं. Either there will be a हाँ. stroke or there will be a hemorrhage. जैसे पाइप का एग्जांपल लिया था, स्ट्रोक मतलब क्या है, the muscle or that particular organ will stop working because it is not get any kind of a blood supply. Blood supply नहीं मिल रहा है. blood में से क्या जा रहा है? What is it that particular nutrient which is रिक्वायर. important for that your function of your organ? क्या ऐसा है कि जो ज़्यादा important है कि जिसके सिवाय आपका वो ऑर्गन है वो काम नहीं कर सकता. ब्लड कैरीज व्हाट, ऑक्सीजन. को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो ये सारी चीज़ों का सार वही है. इफ योर ब्लड इज नॉट flowing to that particular organ, it will not carry oxygen. In the presence of carbon dioxide or in the absence of oxygen, that will stop working. So defibrillators या फिर आप जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह सुनते हो जहाँ पे वेंटिलेटर्स वगैरह पे रहते हैं, what we are trying to do, we are trying to provide oxygen to your vital organs. The same thing happens here as well. And imagine if somebody who is having a elevated levels of blood pressure, you don't know since when it is, and you get to know. What would be your first reaction to that particular client, and how will you counsel that particular person? Looking at this particular picture, what do you think? What would be the condition or situation of their organ? Heart का situation क्या हो सकता है? Brain का situation क्या हो सकता है? So they might be already operating at subpar levels. They might not know also. They'll be having symptoms which might show. वो लोग को लगता रहेगा कि this is happening because of some vitamin or mineral deficiency, or if they are not adding enough amount of protein into their diet, or if they are not eating properly, just having 2 meals or whatever it is. But there could be something beyond that.
So if your blood pressure is already elevated for so long, these all organs will get affected. Your eyes also can get affected. So forget about your heart, ये सारी चीजें, but your eyes. The way your diabetes affects every organ, the same way your hypertension affects. ये दोनों भाई बहन की तरह ही काम करते हैं. Okay. Now imagine there is a person who is having a hypertension but doesn't want to have any kind of a lifestyle changes या फिर nutritional modification नहीं करना है, तो क्या उनको medication देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? Or somebody who is morbidly obese, let's suppose somebody who is 120 and above, will you ask that particular person or the doctor will suggest the medication or not? Now why the doctors will suggest the medication? But suppose if he wants to better his lifestyle, still will you give him medication or not? Medication, as he has said, he also advises his client to go and check again, because by working out and taking better nutrition can drop down. But at least the base level so that it doesn't shoot up, you can at least give medication even if he doesn't want to work out to take care of his at least it will not increase rather than Exactly. So अब तक का जितना भी डैमेज हो गया है, that is okay. But that particular person who is 120 and above, whatever it is, for him to lose that much body weight, it will take 1.5 years or 2 years at the most. Are you going to suffer that particular person from further impairment of his organs? No, right? So that is one of the reasons the doctors will give him medication along with the lifestyle modification. So unless and until you are in stage 1, your doctor will always will cover it in part 2, where we'll cover up the myths, exercises, medications which are being given. So there, when the person is doing exercises, it may take a little longer time to achieve that particular freedom. But meanwhile, they have to go under medication. It could be combination, it could be single drug, it could be anything. But they have to go so that the worsening effect of that particular hypertension will slow down a little. Their organs will at least get safeguarded. Okay. सो किसी को यहाँ पे मालूम है हार्ट डिजीज़ में हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक का डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है? हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर? Heart failure and heart attack. Cardiac arrest and heart attack. Heart attack and heart failure. हाँ, Heart attack and heart failure. Cardiac arrest is different. Heart attack is different. Heart failure is different. यहाँ पे वही दिखा रहा. हार्ट डिजीज़ में आपके जो हार्ट को है वो क्या करता है, हार्ट फेलियर करेगा पहले वो, एंड देन बाद में फिर हार्ट अटैक का भी चांसेस बढ़ जाता है. तो हार्ट फेलियर इट मीन्स व्हाट, कि आपके हार्ट का जो फंक्शन है पंपिंग एंड ब्लड सप्लाइंग, उसका जो कैपेसिटी है, जो उसका एफिशिएंसी है, उसको कम कर देना. मतलब अगर आप ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हो, जिम में वेट नहीं लिफ्ट कर रहे हो, तो आपका मसल्स का जो एफिशिएंसी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ड्रॉप होना चालू हो जाता है. सेम थिंग अगर आप का हार्ट सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, बहुत प्रोलॉन्ग रेस्ट लेते हो, आप दिन में ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होता है कि वो उसका स्ट्रेंथ जो होता है बीट करने का, जो वो कैपेसिटी ड्रॉप होएगा. दूसरा कि जो आपका कंटिन्यू हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है वो आपके हार्ट के जो मसल्स है उसको डैमेज करना चालू कर देगा. तो उसका एफिशिएंसी धीरे धीरे ड्रॉप होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाएगा फ्यूचर में. तो ऐसे ये हाइपरटेंशन उसको डैमेज करने का करता है. एंड देन किडनी डिजीज़ इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम. मतलब अगर किडनी डिजीज़ का किसी को हो रहा है, उसमें से सबसे जो सेकंड प्रॉब्लम बनता है वो हाइपरटेंशन बनता है किडनी डिजीज़ का. फर्स्ट कोई भी हो, लेकिन सेकंड जो रीज़न बनता है किडनी फेल होने का वो हाइपरटेंशन है. एंड बोन लॉस, बोन का जो अभी कैसा है, हमेशा आपका बॉडी हाइपरटेंसिव में है. मतलब जैसा थायराइड में क्या होता है कि हाइपरथायराइड में आपका बॉडी में बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हमेशा आप एक्टिव होते हो, हमेशा हर हार्मोन आपका एकदम
हाइपरटेंसिव रहता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी धीरे धीरे लॉस होना चालू होता है। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि जैसे जैसे आप हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हो लॉन्ग टाइम तक, तो आपके जो बोन्स के मिनरल्स है और जो डेंसिटी है, हाँ हाँ, वो सब रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। Blast basically means creation, blast basically means breakdown. What breakdown? I think I am confusing between Osteoblasts breakdown and तो वहाँ पे एक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाता है। That is what he is trying to say. Now, exercise or function of heart. Function of heart क्यों important है? वो हम लोग next part में देखेंगे। This is basically related to hypertension. पर अभी इसको रिवर्स कैसे करना है? Through your exercises. कौन से exercises important है? Is weight training important or is your cardio important? What medications usually these people take? What precautions to be taken by a fitness professional? Somebody who is having hypertension. What protocols to follow when you are treating this kind of clients? So all those things will get covered into our next part of this particular thing. But just to brief you, if somebody has heard about this particular terminology कि athlete heart किसी ने सुना है, so there is some hypertrophy which happens in your heart. Anyone knows about it? क्या hypertrophy होता है? हार्ट का hypertrophy हो रहा है, बाइसेप करोगे तो बाइसेप मसल का hypertrophy होगा. Okay, same thing. Your heart also has four walls. Four quadrants. So whenever we hear this particular thing, athlete's heart, the left ventricle, जहाँ से आपका लास्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होना चालू होता है, that particular section gets hypertrophic. If it is hypertrophic, it will have supercompensation also, which you have learned in K11. Muscle when trained get hypertrophic as well as with supercompensation. मतलब क्या? Strength बढ़ता है. So stroke volume will be better. So all those things will get covered into your heart disease. But now, as he said, heart failure and your heart attack. Heart failure क्यों होता है? वहाँ पे भी hypertrophy होता है. Why? Because your heart is overworking to supply that same blood because your arterial narrowing is happening. Vasoconstriction हो रहा है, तो हार्ट को और ज़्यादा बीट करना पड़ेगा. तो ज़्यादा बीट कर रहा है तो क्या होगा? There will be a false hypertrophy. The body will try to hypertrophy those walls, thinking that it will try and push up more blood. But क्या वो possible है? Because your arteries are still blocked, so it is not going to get achieved. But when your arteries are completely fine, when you are doing certain activities which will improve your aerobic conditioning, then also your heart will get hypertrophy. But that hypertrophy will be much better because आपका overall stroke volume, आपका pumping activity है वो बढ़ जाता है. So your heart rate will be effectively lesser. Your hypertension chances will get lower. So just to give you a brief, why we have to think about exercises, dietary modification and all those things. अगर आपको हार्ट का फंक्शन सही से पता है तो आप अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो. ये नहीं कि पूरा चार्ट लेके बैठ गए और हार्ट का पूरा फंक्शन बता दें. बट why I am saying this because when you are clear how the oxygenated blood flow, how deoxygenated blood is flowing, why there could be a possible problem, that is the time when you can counsel your clients much better. And when you can counsel them, you can charge them. Okay? Because always when you are giving premium knowledge, you can charge premium. But just because you are in a particular category, and if you don't think of reading anything, and what particular thing, जो हम लोग को स्पेशल पॉपुलेशन में ये कोर्स में सिखाया है, there is not a single thing which every course can teach you. Okay? So there are going to be conditions and situations which can come client specific, person specific. तो वो चीज़ें जो है वो आपको खुद से भी पढ़नी है. तो ऐसा नहीं कि आप वो एक चीज़ समझने के लिए अलग से कोर्स करोगे. You can validate through your lecturers. You still have to study about it. If you are not damn serious about your own profession, you can get into major problems or major issues which can cause you your career as well.
So understand these things from that perspective. किसी को सिखा रहे हो, you don't know that person is having hypertension, you give them something. जैसे कि वल्सलवा मैनुअल, क्या करते हैं वल्सलवा मैनुअल में? इंट्रा abdominal pressure create करते हैं, इंट्रा thoracic also. Now imagine if your intrathoracic pressure is more, what's going to happen? The blood pressure will get higher. Ideally, it will get higher because of the constriction. So vasoconstriction will happen, and when you are under that particular stress, because your heart has to pump the blood, so that is the time, because the arterial narrowing is already happening. Plus, you are giving them these kind of breathing techniques, which can give a sudden rise of blood pressure. It can go above 160, 170, 180 levels. And if this thing happens, they can have episodes of any particular activity. So if you don't know, जैसे कार्तिक ने last time भी बताया था, when we hold the breath for longer, we get blacked out. Why? कार्तिक ने एग्जाम्पल भी दिया था और समझाया भी था. जब हम लोग ब्रीदिंग होल्ड करते हैं, kettlebell में I think we have explained, right? Anyone who knows? क्या होता है ब्रेन को क्यों नहीं आपको why do you get blacked out? Because oxygen doesn't. Anyone knows? Karthik, I think you can only explain. Yeah, because when you also hold it for longer duration, because of the intrathoracic pressure, it actually creates a lot of pressure around your superior vena cava and Exactly. your veins. Right. Okay, so it blocks your veins, the blood doesn't reach to your brain. Exactly. The same thing. आपको पता नहीं रहेगा because there is no symptom. Silent killer है तो silent ही kill करेगा. समझ रहे हो? तो वो एक हमेशा टर्म याद रखना. It's a silent killer. And then if you don't know, you have not signed anything, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, कोई कंसेंट फॉर्म साइन नहीं किया है, आपका अगर सर्टिफिकेशन भी वैलिडेटेड नहीं है, 2 साल हो गया, वैलिडिटी खत्म हो गया है, then that person and you, Jim will not be responsible. So you have to be your own responsible. So if you don't understand it, क्या consequences हो सकते हैं, then आपकी वही चलता है. चलता है. So it's a request. I'll share this particular PPT, read about it, understand, and then start doing cardio exercises, which will cover how it affects, how it improves, everything in this. Since you covered about that fall cycle, okay, so you had what happens is, of course, the walls of your heart will get hypertrophied. Yes. Just because the end